Assalamualaikum students. Today we are going to learn about international law and international relations. तो इंटरनेशनल लॉ को पढ़ने से पहले हमें इस टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, इसकी मीनिंग आनी चाहिए। इंटरनेशनल सिंपली मतलब बिटवीन नेशंस एंड लॉ मतलब कानून या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसकी लॉ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होगी द होल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड एवरीवन इन द कंट्री दैट एवरीवन इन द कंट्री और सोसाइटी मस्ट ओबे। तो इसको हम कहेंगे लॉ। एक सिस्टम हो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिसे डिफरेंट पीपल या फिर नेशंस उसको ओबे करें, इंटरनेशनल सिस्टम है उसको कहेंगे इंटरनेशनल लॉ। इसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्कॉलर्स अ बॉडी ऑफ कस्टमरी रूल्स विच द स्टेट्स कंसाइडर इज़ बाइंडिंग अपॉन देमसेल्व्स। कस्टमरी रूल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जो स्टेट्स कंसाइडर करें कि वो उनके ऊपर लागू हैं, उसको कहेंगे हम इंटरनेशनल लॉ। या फिर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है फ्रैन विक की, जो मैंने ली है इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक है आई आर बाय प्रकाश चंद्र, उससे अ बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस। It is another definition of international law in international relations. इसके अगर हम origin and sources की बात करें तो वो देखें इंटरनेशनल लॉ जो लॉ लिया गया है रिलीजन से, और वो लागू था डिफरेंट सोसाइटीज़ पर और ट्राइब्स पर। इंटरनेशनल सिस्टम तो बना हमने देखा 1648 में वे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद। उससे वो एक था मेजर पीरियड था जब इंटरनेशनल लॉ राइज हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम है। उससे पहले एक इवेंट था जो जिसे माना जाता है कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो था रोमन पीरियड व्हेन डेफिनाइट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन पीपल। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इवेंट है रोमन पीरियड, रोमन एम्पायर का पीरियड जहाँ इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद फिर डिस्कवर हुआ था, उसके बाद फिर द राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। हमने देखा था कि 1648 में जो नेशंस बनी थी डिफरेंट, फ्रेंच हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई या फिर यूके हो गई, इन्होंने अपने अपने जो सोवरेनिटी टेरिटरी, हमने देखा था नेशन स्टेट सिस्टम का जो राइज था उसमें हम देखा था सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वगैरह वो आते हैं इंटरनेशनल लॉ में। उन्होंने फिर ट्रीटीज़ बनाई कैसे बाइंडिंग होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, द राइज ऑफ नेशन स्टेट लेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हो गया ओरिजिन एंड सोर्सेज और डेफिनेशन। उसके बाद हम अगर देखें कि वाकई में इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है या फिर ये ऐसे ही कई बातें हैं, कई खाई बातें हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट अप्रोच और अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट अप्रोच। रियलिस्ट वाले क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ को, और लिबरलिज्म वाले क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें रियलिज्म वालों को या रियलिस्ट अप्रोच को, वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट रियली अ लॉ, इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं। Therefore, for a law, the legislative, executive, and judiciary are incumbent, and there is no such a body on international platform. ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है ही नहीं। ये अपने जो आर्ग्यूमेंट को प्रूव कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव, जो एक कंट्री में होती है इंटरनेशनल लेवल पर लेजिस्लेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है और जुडिशियरी भी नहीं है, इसीलिए हम इसे लॉ नहीं कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आर इनकम्बेंट ये ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ें किसी लॉ के लिए, और ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ एंड देयर इज़ नो सच अ बॉडी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके बाद फिर ऑस्टिन एंड हॉलैंड, ये जो रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ बिकॉज इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद लिबरलिस्ट अप्रोच वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ, इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर सर्टेनली फ्रीक्वेंट स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर, बट द ऑफेंडर्स ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट देयर एक्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट अ वायलेशन। ये कहते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव ऐसे करते हैं कि ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। वो कैसे, क्यों देखें, अगर हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 हुई या फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो ये तो इसमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में या फिर कोई भी जंग होती है उसमें हम मानते हैं कि वायलेशंस होती है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस होती है, जो कंट्रीज़ हैं वो वायलेट लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ को लॉ प्रूव करने के लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देयर एक्ट डू नॉट कंस्टिट्यूट अ वायलेशन। वो प्रूव करते हैं अपने एक्ट को। अगर रॉन्ग एक्ट होगा
तो वो प्रूव करते हैं कि हमारा राइट एक्ट है, हमने अपनी टेरिटरी या सोवरेनिटी के हिसाब से ही उस पर जंग छेड़ी है। इसका मतलब कैसे, अगर आपको नहीं समझ आया तो फॉर एग्जांपल ये कि स्टेट लॉ है, ठीक है, ये है इंटरनेशनल लॉ। तो अगर यहाँ पर कोई एक आदमी क्राइम करता है, ठीक है, तो वो क्राइम को अपने को छुपाने के लिए क्या करता है कि मैंने ये क्राइम किस लिए किया, या फिर मैंने ये क्राइम किया ही नहीं, अपना एक वकील बिठाता है, वो आर्ग्यूमेंट से प्रूव करता है कि ये गिल्टी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्टेट्स भी ऐसे ही करते हैं, ये इसने अगर क्राइम किया कंट्री ने, उसके बाद फिर ये प्रूव करते हैं कि हमने ये एक्ट नहीं किया, हमने अगर किया है तो किस बेसिस पर किया है। उस लिबरलिस्ट अप्रोच वाले कहते हैं कि ये चीज़ें हैं तभी तो ये इंटरनेशनल एक लॉ है, तभी तो ये इनको प्रूव करना पड़ता है, ये सारी बातें डू नॉट कंसिडर वायलेशन, ये हमने डेफिनेशन दी थी ओपन हीम ने, ठीक है। उसके बाद हमने ये बात की, इसको प्रूव यहाँ पर डिफाइन करते हैं। स्टेट लॉ पोजेस लेजिस्लेशन, एडजुडिकेशन एंड इन्फोर्समेंट। ये लिबरलिस्ट अप्रोच वाले कहते हैं कि ठीक है, स्टेट अगर कंट्री है उसके पास लेजिस्लेशन है, जैसे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, एडजुडिकेशन है, फोर्स पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह, और इन्फोर्समेंट जो कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, इन्फोर्स करवाते हैं पुलिस वगैरह, उस पर हम देखते हैं लेजिस्लेचर, कोर्ट और पुलिस। तो ये कहते हैं कि ऐसी ही चीज़ हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर भी है। जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, जैसे इन इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स म्यूचुअली साइन ट्रीटीज साइन करते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स एक्सेप्ट सर्टेन रूल्स विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर एरिया। ये कहते हैं कि ट्रीटीज साइन करते हैं, उसके बाद फिर उस पर वो एक दूसरे पर लागू होती हैं, इसीलिए एक लॉ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क एज रेगुलेशन लेजिस्लेचर। अभी ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर अगर स्टेट लेवल पर है तो यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक लेजिस्लेचर है, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ वोट करते हैं, वो एज ए लॉ बिल पेश करते हैं, वो जब पास होता है तो लॉ बन जाता है। अगर कोई कंट्री अगर वायलेशन करता है किसी लॉ की, तो फिर यूएनएससी है वहाँ पर बैठी हुई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें P5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आप देख लेना P5 कंट्रीज़ गूगल पर। और उसको जुडिशरी की अगर आप बात करते हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो वो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एज अ जुडिशरी काम करता है। तो इंटरनेशनल लॉ एज अ लॉ। रियलिस्ट वाले कहते हैं नहीं है एक इंटरनेशनल लॉ, और लिबरलिस्ट वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। उसके बाद अगर हम बात करें द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हैं बायोलैटरल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स के दरमियान बायोलैटरल रिलेशंस, जिसे वो कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कंट्री पाकिस्तान है, ये एक इंडिया, ठीक है, इनके दरमियान अगर ट्रेड हो रहा है या फिर का कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से, यहाँ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो कोई ना कोई लॉ तो होगा ना, उसके थ्रू आते जाते हैं। ऐसे तो नहीं है बॉर्डर्स खुल गए एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये आता है, ये जो इनके अंदर ट्रीटीज़ हो रही हैं, ये आती है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। बायोलैटरल रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस कायम करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जैसे हमारे पास यूएन हो गई और लीग ऑफ नेशंस थी, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस थी हमारे पास। और दूसरी हमारे पास कमर्शियल रिलेशन बिटवीन स्टेट, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड के अंदर जो चेंजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल फेमिनिज़म आ गई, किसकी वजह से आई, किसकी वजह से, ये बड़ी फेमिनिज़म इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, ठीक है। एक कंट्री से फिर दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री, उनको हक मिले कहाँ से, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, यूएन के थ्रू। वो उन्होंने आवाज़ उठाई यूएन के अंदर, फिर यूएन के अंदर वो लॉ पास हो गया, फिर वो लागू हो गया डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर। उसके बाद है फिर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। देन चेक ऑन स्टेट्स मेंटेन सोवरेनिटी, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री, अभी रिसेंट हमारे पास रशिया यूक्रेन, ठीक है, रशिया यूक्रेन के दरमियान वॉर चल रही है, तो रशिया ने एग्रेसिव एक्ट किया यूक्रेन के अंदर, UKRAIN, ठीक है, यूक्रेन के कुछ पार्ट्स के अंदर चला गया, तो यूएस ने और इनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं उन्होंने क्या किया, वो चले गए यूएन की जनरल असेंबली के पास, वहाँ पर बिल पास किया कि आप रशिया की ये जो एक्ट है, रशिया का एक्ट है यूक्रेन के ऊपर, इसे कंडेम करो, फॉर मतलब कि आप सैंक्शंस लगाओ, ठीक है। फिर उसको मेंटेनेंस, उस कंट्री को पनिश करने के लिए सैंक्शंस लगाई जाती हैं। सैंक्शंस मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की जाती है, ना ही उस कंट्री से कोई ट्रेड करेगा, ना ही कोई चीज़ लेनी है, ना ही कोई चीज़ देनी है। इसके ऊपर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के ऊपर थ्योरीज कौन सी एप्लीकेबल हैं, इंग्लिश स्कूल थ्योरी और वर्ल्ड ग्लोबल विलेज थ्योरी, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी हम जिसे कहते हैं।
इंग्लिश स्कूल थ्योरी क्या कहती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये कहती है कि इंटरनेशनल सिस्टम इज़ लाइक अ कंट्री या फिर इज़ लाइक अ विलेज। यहाँ पर कंट्रीज़ है, यहाँ पर पीपल स्टेट्स हैं, यहाँ पर जुडिशियर है, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पर जनरल असेंबली है, यहाँ पर लेजिस्लेचर है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस वगैरह है, यहाँ पर यूनाइटेड क्या कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, तो इस पर ये थ्योरी अप्लाई होगी अगर कोई एग्ज़ाम में आए कि कौन सी थ्योरी अप्लीकेबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेशनल लॉ वर्क्स। इसमें देखते हैं हम इसकी जो सोर्स है, इंटरनेशनल लॉ जो काम करता है उसकी सोर्स है हमारे पास, हम लेते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से। ठीक है, ये रहा चैप्टर 7 जो हम बाद में देखेंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस कैसे काम करता है पीस को मेंटेन रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, तो चैप्टर 6 बात करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 33 से 38 तक। ये आपने देखने हैं, गूगल सर्च करना है या फिर मैं आपको पिक दिखाता हूँ, वो आप वहाँ से आप देख लेना कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। आर्टिकल 33 से 38 फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, चैप्टर 6 ऑफ यूएन चार्टर। ठीक है, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हैं नेगोशिएशंस, इंक्वायरी, मेडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। दीज आर दी terminologies that are used for the Pacific settlements of international law। ठीक है, फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करती हैं। अभी नेगोशिएशंस का मतलब क्या, सिंपली ये फार्मल डिस्कशन। ठीक है, बातचीत। इंक्वायरी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी होती है कि कोई किसी कंट्री ने अगर एग्रेसिव एक्ट किया है तो उसको फिर पनिश करने के लिए इंक्वायरी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिएशन का मतलब क्या, मेडिएशन, और ये टर्मिनोलॉजी सीखना आपके लिए लाजमी है या इसको आप याद भी कर देना क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मेडिएशन मतलब कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्स एंड मेक एफर्ट्स टू रिजॉल्व द इशू। किसी थर्ड पार्टी को आप बुलाओ, फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, इन दोनों के दरमियान जंग चल रही है। ठीक है, रिसेंट एग्जांपल हम देखते हैं, ये सऊदी अरेबिया, ये ईरान है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कौन सी होगी, चाइना होगी। चाइना यहाँ पर आएगा, इन दोनों से मिलेगा और इनके दरमियान मेडिएशन करवाएगा, ये दोनों मिल गए। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज मेडिएशन एट इंटरनेशनल लेवल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्स एंड मेक एफर्ट टू रिजॉल्व द इशू। अब कंसिलिएशन का मतलब क्या, थर्ड पार्टी मेक्स अ कमेटी विच प्रोवाइड्स अ रिपोर्ट दैट हाउ टू रिजॉल्व इशू। फॉर एग्जांपल ये सऊदी अरब है, ये ईरान है। ठीक है, चाइना को अगर इन दोनों का मसला हल करवाना है तो चाइना क्या करेगी, एक कमेटी जोड़ेगी, डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिप्लोमेट्स आएंगे, वो बोलेंगे, स्कॉलर्स आएंगे जिनकी बहुत सारी रिसर्च होगी, वो इनको भी इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे, फिर जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो देंगे इसको चाइना को, फिर वो इन दोनों को सजेशन देगी कि आपने कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो पेश करेंगी, जो फॉर एग्जांपल इस चाइना ने इन दोनों को, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, चाइना ने इन दोनों की मेडिएशन करवाई है। ठीक है, इशू रिजॉल्व कराया है, तो ये जो इनका चाइना का फैसला होगा ना वो नॉन बाइंडिंग होगा, मतलब कि इन दोनों पर, ये इस पर अमल करें या ना करें, ये इन दोनों पर है, या फिर जाएं भाड़ में। और ये भी ऐसे ही है, कंसिलिएशन भी, चाइना रिपोर्ट पेश करेगी, ये इन दोनों को अमल करना है करें, ना करना है ना करें। जैसे हम बात करते हैं जुडिशियल सेटलमेंट या आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग होता है, अमल करना लाजमी है वरना पनिशमेंट होगी। यहाँ पर अमल करना लाजमी नहीं है, नॉन बाइंडिंग डिसीशंस होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया नेगोशिएशन किसे कहते हैं, इंक्वायरी, मेडिएशन, कंसिलिएशन। अब देखते हैं आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट किसे कहते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का तो आपको पता होगा, एससीओ हो गई। ठीक है, उसके थ्रू आपने रिजॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल आसियान हो गई, ASEAN, आसियान। ठीक है, आपने कोई इन इस कंट्रीज़ के जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, इनको अगर कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होगा तो ये आसियान के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगी, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ जो बोलेंगी उनको अमल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम जुडिशियल सेटलमेंट या फिर आर्बिट्रेशन की बात करें तो आप अब देखेंगे जुडिशियल सेटलमेंट में होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ के दरमियान, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो क्या करेंगी, बिफोर द कोर्ट कैन अप्लाई इंटरनेशनल लॉ द टू स्टेट्स मस्ट एग्री टू रिफ़र द केस टू द कोर्ट। ठीक है,
इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, डिस्प्यूट लाने के लिए दोनों कंट्रीज़ का मानना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान चाहता है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर लेकर जाऊं इस मसले को, इंडिया चाहता है कि नहीं लेकर जाना, तो फिर ये कोर्ट सोल्व नहीं करेगी मसला। इन दोनों का मानना लाजमी है। बिफोर द कोर्ट कैन अप्लाई इंटरनेशनल लॉ, द टू स्टेट्स मस्ट एग्री टू रिफर द केस टू द कोर्ट। उसके बाद क्या होगा, डिसीजन वुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद डिसीजन इज़ बाइंडिंग, डिसीजन बाइंडिंग, ये अमल करना लाजमी है आपने, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दे दिया पाकिस्तान को ये करना है, अगर पाकिस्तान ने ये नहीं किया तो फिर वो पनिशमेंट करेगी। कैसे, आर्टिकल 94 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो क्या कहता है 94, इफ़ अ पार्टी वायलेट्स द डिसीजन देन अनदर पार्टी कैन इम्पोज UNSC। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने कोई एक्ट वायलेट किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, UNSC को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इल्तिजा करेगा कि आप, रिक्वेस्ट करेगा कि इंडिया ये वायलेट करा है, आप इसको पनिश करो, तो फिर ये डिसीजन लेंगे। इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल इसमें आर्बिट्रेशन में है परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 ऑफ UN चार्टर दैट रीड्स एज द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैज़ laid out a mechanism for states to resolve them amicably. Judges of such courts are appointed by mutual consent. जैसे ये है वैसे भी ये है। फ़र्क क्या है इसमें, जो जजेस होंगे ना, जज होगा वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही चूज़ करेंगे, ठीक है, दोनों की कंसेंट से ही जज चूज़ होगा। इंडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया चाहती है कि ये जज हो, पाकिस्तान चाहता है ये जज हो, तो ऐसा नहीं है। दोनों को एक ही जज पर, इसको भी एक ही जज पर राज़ी होना पड़ेगा। ये अपना जज एक बुलाएंगे, फिर वो किसी भी कंट्री से हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, ठीक है। वो फिर मसले को हल करेगा, फिर वो डिसीजन देगा। इस चीज़ आर्बिट्रेशन में डिसीजन को कहते हैं अवार्ड, ठीक है। वो अवार्ड देगा, उस पर वो भी बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ पर। जज भी इन्होंने अपॉइंट किया, अब जज ने जो डिसीजन दिया है वो आप पर बाइंडिंग है, आपने अमल करना है। अगर अमल नहीं किया तो फिर आर्टिकल 94 लागू हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंटरनेशनल लॉ का, यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर 6। अभी UN चैप्टर 7 क्या कहता है, चैप्टर 7 आर्टिकल 39 से 51, ठीक है। एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेज ऑफ पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। उसमें क्या था, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। फॉर इसमें क्या है कि डिस्प्यूट हो गया है, उसको सेटल कैसे करना है। इसमें क्या है, ये कब लागू होगा, चैप्टर 7, एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू पीस, ब्रीचेज ऑफ पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। अभी रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, वो आपको बताता है चैप्टर 7 आर्टिकल 39 से 51 तक। वो आपको बताते हैं कि आपने ऐसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं चैप्टर 7 के, ये रहे, ये आपको नज़र आएगा, ये आपने लिख देने सारे आर्टिकल जो मैंने लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 कहता है कि द सिक्योरिटी काउंसिल शैल डिटरमाइन दैट हाउ मच अ पीस इज डिस्टर्ब and decide what measures shall be taken in accordance with Article 41 and 42 to maintain or restore international peace and security। ये पहले देखते, ये कहता है कि आपने देखना है कि पहले कि पीस कितना डिस्टर्ब हुआ है, उसके बाद फिर आपने अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 एंड 42 आपने फिर वो डिसीजन लेना है। या आप इसको पॉज करके आर्टिकल लिख सकते हैं अपने नोट्स में, फिर याद कर लेना। ये आप आर्टिकल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इसके जो आर्टिकल 6 और इसका चैप्टर 6 है वो भी आप देख लें, जिसमें आर्टिकल 33 कहता है कि दी पार्टीज़ ऑफ डिस्प्यूट्स लाइकली टू इंडेंजर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल सीक टू सॉल्यूशन बाय नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मेडिएशन, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशरी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बाय देयर ऑन, ठीक है। देन सिक्योरिटी काउंसिल शैल व्हेन इट डीम्स नेसेसरी कैन कॉल अपॉन द पार्टीज़ टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स बाय सच मीन्स, ठीक है। ये आप आर्टिकल्स देख लें। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशंस काम करती है। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।